नमस्ते। डायबिटीज़ कोर्स में आज कुछ अलग चीज़ पढ़ेंगे। जब भी हम जनरल प्रैक्टिस करने बैठते हैं या मान लो हमको मैं अपनी ही बताता हूँ, जब हम पढ़ते थे तो एक दवाई होती थी डाओनिल नाम की, जो लिखी जाती थी डायबिटीज़ के लिए। क्या होती थी अब तो मुझे याद नहीं, क्या कंटेंट था उसका? अब वो बहुत आउटडेटेड हो गई आउटडेटेड है। दवाई है। हमारे टाइम पे डाउनिल चलती थी और ये सब नए-नए नाम सुने थे हमने, ये वोगलीबोज़ और क्या अकारबोज़ और ग्वारगम, और ये एसजीएलटी वेसजीएलटी तो होता भी नहीं था। तो ये जब डायबिटीज़ कोर्स बनाने का मैंने सोचा, तो मैंने खुद ने भी बहुत सारी डायबिटीज़ पढ़ी और एक आध जगह कुछ 50,000 1 लाख रुपए देके कोर्स भी करके आया। बहुत सारी जगह से पढ़ा, इंटरनेशनल बहुत सारी जगहों से पढ़ा और अभी भी लाइव ऐश्वर्य सर से भी पढ़ता ही रहता हूँ साथ में। क्योंकि डायबिटीज़ में नई से नई दवाइयाँ आती जाती हैं, जिनके बारे में हमें आइडिया नहीं होता। हम 10-10 साल से या 15-15 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर कई दवाइयाँ ऐसी हैं जो पिछले 2-4 साल में आई हैं। सेमाग्लूटाइड की बात कर लें या ये डापाग्लिफ्लोज़िन की बात कर लें, बहुत पुरानी दवाइयाँ नहीं हैं। नहीं। अब हम कहाँ से सीखें? हमारे सीखने के 2 ही रास्ते बचते हैं। या तो हम किसी सीएमई में जाएँ, जहाँ पे कि एक डॉक्टर साहब कंपनी की दी हुई स्लाइड को, इतनी बड़ी स्लाइड को लिखें, उस पे एक रिसर्च पेपर के 4 ग्राफ बने हुए हों और वो पता नहीं घोर अंग्रेजी में सुनाए जाएँ, सुनाए जाएँ, सुनाए जाएँ और हमको कुछ नहीं समझ में आए। या फिर कंपनी वाला आए और बताए, सर ये डायबिटीज़ की नई दवाई है, ये बहुत ही अच्छी दवाई है, आप तो ये लिखो। अब हम लिखना शुरू करें, हमें आइडिया नहीं कि एग्ज़ैक्टली कौन से हिस्से में काम करेगी, फास्टिंग में करेगी या पीपीबीएस में करेगी, या मोटे में करेगी या पतले में करेगी, या इससे बीपी बढ़ेगा या घटेगा, लिपिड प्रोफाइल डिरेंज होगी कि इम्प्रूव होगी। हमें कोई आइडिया है नहीं। जो हमें कंपनी वाला कह गया कि हाँ, अच्छी महँगी दवाई है और बहुत अच्छी नई लेटेस्ट रिसर्च से आई है, हमने लिखना शुरू कर दी। तो उसकी बजाय हम उसको सिस्टमैटिकली ठीक से एक बार सुलझा के देखते हैं, एल्गोरिदम वाइज सुलझा के देखते हैं। इस सेक्शन में हम नई वाली दवाइयों की बात करेंगे, एसजीएलटी 2 वालों की बात करेंगे, जीएलपी 1 वालों की बात करेंगे। तो ऐश्वर्य सर को ही बुलाते हैं, मैं सामने बैठूंगा, जो प्रश्न मेरे दिमाग में उपजेंगे वो उनसे पूछ लूंगा, बाकी वो आपको बताएंगी। चलिए। ठीक है। तो आज अब अपन चालू कर रहे हैं न्यूअर ड्रग्स की बातें। क्योंकि देखो, दुनिया में जिस अगर अपन समय के साथ आगे नहीं बढ़े तो समय आगे निकल जाएगा और हम पीछे छूट जाएंगे। तो डायबिटीज के बारे में भी कुछ ऐसा ही है। जो पुराने फिजिशियंस हैं वो ग्लिमेपेराइड और पायोग्लिटाजोन से आगे निकल ही नहीं पाए हैं और उससे कई बेहतर ड्रग आ गए हैं। अब वो कई बेहतर कितने अच्छे हैं, ये इस लेक्चर के बाद आप खुद ही डिसाइड कर लेना कि मैं जो आज ड्रग लिख रहा हूँ वो क्या सुपीरियर ड्रग है कि इंफीरियर ड्रग है। अपने आप में ही कंपैरिजन कर लेना। तो आज हम पहले ड्रग की बात करते हैं, एक क्लास ऑफ ड्रग्स की, जिनको SGLT2 इनहिबिटर्स बोलते हैं। जिनको बोलते हैं SGLT2 के इनहिबिटर्स। सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर चैनल्स होते हैं जिनको SGLT2 बोलते हैं, उनको इनहिबिट करने वाली दवाइयां बोलते हैं। तो आपको मैंने ये जो चित्र बना के रखा है, गंदा सा जो चित्र है, ये गंदा से चित्र में इंपॉर्टेंट चीज है कि एक नेफ्रॉन का चित्र है। किडनी के अंदर अपन को पता है कि छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं नेफ्रॉन, और इन्हीं नेफ्रॉन से मिलके अपनी एक किडनी बनती है। इस किडनी के अंदर शुरुआत हमारे कुछ एफेरेंट आर्टीरियोल होती है, ग्लोमेरुलस होता है, कुछ ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जैसी चीज होती है, ये लूप ऑफ हेनले, और ये डीसीटी होता है। हमको ये सब जानने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ये इसमें सिर्फ एक काम की ये चीज है कि यहाँ पे एक प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो एक चीज होती है, ये क्या काम करती है किडनी में। ये तीन चीजें करती है। ये किडनी के अंदर जितना भी सोडियम आता है, नियरली 99% सोडियम को पूरा एब्जॉर्ब कर लेगी। ये नियरली 90% जो अपना पानी है, वाटर, उसको पूरा का पूरा वापस से शरीर के अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। और जो मेरा 90% ग्लूकोज किडनी के अंदर आ रहा है छन के, इसको वापस से शरीर के अंदर भेज देगी। तो अगर मैं कोई ऐसी दवा बना दूं जो ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पे जो SGLT2 चैनल है, सोडियम ग्लूकोज वाले जो चैनल हैं, इनको मैं इनहिबिट कर दूं, तो क्या होगा कि मेरे शरीर से सोडियम भी बहुत ज़्यादा निकल जाएगा, पानी भी शरीर से निकल जाएगा, और ग्लूकोज भी निकल जाएगा। तो आदमी को जिसको 300-400 शक्कर चल रही है, उसके
ये जो 300-400 शक्कर, यहाँ से 300 शक्कर आई, यहाँ पे 300 शक्कर आई, और यहाँ पे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल से 90%, मतलब कि 270 की शक्कर वापस से शरीर के अंदर चली जाती है किसी भी आदमी की जो SGLT2 इनहिबिटर नहीं ले रहा। पर अगर आपने ये दवाइयां चालू कर दी पेशेंट में जो इसने SGLT2 को इनहिबिट किया, तो क्या होगा कि ये यहाँ पे इन चैनल्स को ब्लॉक कर देगा, तो जो 270 की शक्कर वापस से पेशेंट की एब्जॉर्ब होने वाली थी वो नहीं करेगा एब्जॉर्ब। अब वो क्या करेगा, वो 180 तक की शुगर तक तो ठीक है, बाकी उससे ऊपर अंदर नहीं ले जाने देगा। इसको रीनल थ्रेशोल्ड बोलते हैं। तो अगर मान लो कि मेरे पास एक आदमी आया जो 500 की शक्कर आ रही थी और मैंने उसको SGLT2 इनहिबिटर चालू किए, तो ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स पे ये जो SGLT2 थे इसको मैंने ब्लॉक किया, तो क्या हुआ, इसकी 500 की शक्कर में से 90% यानी कि 450 450 की शक्कर इसके शरीर में वापस जाने वाली थी, पर मैंने इसको ब्लॉक करके इसकी शक्कर को सिर्फ 180 की शक्कर को अंदर जाने दिया शरीर के अंदर, और बाकी जितनी भी थी वो पेशाब के रास्ते उसकी चली गई। तो ये मैकेनिज्म होता है, ये काम करने का तरीका होता है SGLT2 का, कि भैया जो रास्ते से पूरी शक्कर मेरे शरीर के अंदर जा रही थी वो मैंने रास्ता ही ब्लॉक कर दिया, तो अब पेशाब के रास्ते वो पूरी की पूरी शक्कर बह जाएगी, पानी के साथ में निकल जाएगी शरीर से, और इसी की वजह से जो मेरे ब्लड के अंदर का जो ग्लूकोज है वो कम मात्रा में दिखाई देगा मुझे, और मेरी फास्टिंग की और पोस्ट प्रेंडियल्स की जो शुगर है, खाली पेट और भोजन बाद वाली शक्कर है, वो मुझे कम दिखाई देंगी। तो ये होते हैं हमारे SGLT2 इनहिबिटर्स। फिर से अपन एक बार देख लेते हैं, ये बहुत गंदा वाला डायग्राम जो था अपना, इसके अंदर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स पे SGLT2 इनहिबिटर थे जो सोडियम को, जो वाटर को और जो ग्लूकोज को, तीन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहे थे। मैंने इनके ऊपर रोक लगा दी, और रोक लगाने से क्या हुआ कि ना सोडियम शरीर में एब्जॉर्ब हो पाया, ना पानी एब्जॉर्ब हो पाया, ना ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो पाया। और इसकी लिमिट एक अपन ने सेट कर दी, जो अपनी बॉडी के अंदर सेट है, वो है 180, कि 180 की तो शक्कर मेरी बॉडी में चली जाएगी, पर 180 के ऊपर जितनी भी शक्कर थी वो मेरे पेशाब के रास्ते ये पूरा और ये आउट चला जाएगा, ड्रेन में बाहर फ्लश कर दोगे आप 180 के ऊपर की शक्कर को। तो इसी तरीके से अपन ने SGLT2 इनहिबिटर्स के मैकेनिज्म तो पढ़ लिया। अब इनमें दवाइयाँ कौन कौन सी होती हैं और वो क्या काम करती हैं। इसमें मेरे पास दो ड्रग हैं, ये ग्लिफ्लोजिन्स के नाम से आते हैं। ये इनके एंड में इनका सरनेम है ग्लिफ्लोजिन, तो ये हो गया है इनका सरनेम, और इनका जो नाम हो गया है वो है, एक का नाम है डापा और एक का नाम है एम्पा। तो डापा ग्लिफ्लोजिन इसका पूरा नाम हो गया है, इसका एम्पा ग्लिफ्लोजिन नाम हो गया, ये दूसरा नाम है अपना। अब ये इसमें खास बात क्या है, दोनों ही SGLT2 इनहिबिटर्स हैं, और अपन को पता है कि सोडियम, वाटर और ग्लूकोज को, तीनों को नाली में बाहर कर देते हैं ये, ठीक है। तो ये क्या क्या इफेक्ट करेंगे, पहला इफेक्ट क्या आएगा मेरा, ग्लूकोज को कम किया तो मेरा हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल करेगा ये। तो पहला इफेक्ट आ गया कि मैं इनको शुगर के पेशेंट्स के अंदर दे सकता हूँ, और मेनली शुगर में भी फास्टिंग की हाइपरग्लाइसीमिया को ज़्यादा कंट्रोल करेगा, जो अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, और पोस्ट प्रेंडियल को भी कहीं हद तक कंट्रोल में करेगा। तो पहला इफेक्ट आ गया कि शक्कर के पेशेंट्स में, शुगर के पेशेंट्स में अपन को ये दवा देनी है। दूसरा, किसी भी पेशेंट जिसको वॉल्यूम ओवरलोड कंडीशन है, शरीर में वॉल्यूम ओवरलोड मतलब कि ब्लड के अंदर पानी की मात्रा बढ़ गई है, सोडियम की मात्रा बढ़ गई है। सोडियम और पानी कौन सी कंडीशन में बढ़ता है अपना, तीन चीज़ों की वजह से बढ़ता है। अपना हार्ट फेलियर जो है वो अपना हार्ट फेल हो गया पेशेंट का, रीनल फेलियर में, क्रॉनिक किडनी जो डिसीजेस होती हैं, CKD की जो डिसीज होती हैं, जो डायलिसिस पे कई बार अपन ने देखा है पेशेंट्स चले जाते हैं, तो अगर उनकी किडनी काम करना बंद हो गई और उसकी वजह से सोडियम और वाटर बढ़ रहा है आदमी का, तो उन पेशेंट्स में अपन दे सकते हैं।
और तीसरा तीसरा उपयोग क्या आएगा, इस जो हमारे SGLT2 इनहिबिटर्स जो होते हैं वो पेशेंट का जो एफेरेंट आर्टीरियोल अपन ने यहाँ पे देखा था, ये वाला जो अपन ने ये देखा था एफेरेंट आर्टीरियोल, ये यहाँ वाली ये वाली जो चीज है, तो अगर यहाँ का और यहाँ का दो जगह का अगर मैंने किसी भी तरीके से प्रेशर कम कर दिया तो इस छन्नी से निकलने वाले जो प्रोटीन हैं जो हमारी किडनी को और डैमेज करते हैं, जो हम यूरिन की रिपोर्ट्स में एल्ब्यूमिनूरिया या प्रोटीन यूरिया के रूप में देखते हैं, तो इन दोनों जगह के प्रेशर्स कम करने की वजह से ये प्रोटीन यूरिया भी कम कर देता है। तो कम प्रेशर से छन्नी से अगर प्रोटीन जाएंगे तो कम प्रोटीन नीचे वाले टिब्यूल्स तक पहुंचेंगे और टिब्यूल्स हमारे डैमेज नहीं होंगे। तो प्रोटीन यूरिया को कंट्रोल किया तो आपने पेशेंट के फंक्शनिंग नेफ्रॉन्स को डैमेज होने से एक तरीके से बचा लिया। तो ऐसे ही प्रोटीन यूरिया कम करने वाले जो ड्रग्स हैं वो हमारे SGLT2 इनहिबिटर्स हैं। तो तीसरा इफेक्ट इनका आता है कि ऐसी कंडीशंस जिनमें शरीर से प्रोटीन निकलता है, वो होती है डायबिटिक किडनी डिसीज, वो हो गई हमारी CKD क्रॉनिक किडनी डिसीज, वो हमारी हो गई नेफ्रोटिक सिंड्रोम करके एक आपने बीमारी पड़ी होगी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर जिसके अंदर आदमी एकदम सूजा एनासार्का के साथ जनरलाइज बॉडी स्वेलिंग के साथ आता है और यूरिन की रिपोर्ट में 3+ या 4+ प्रोटीन्स दिखते हैं। तो ऐसे सभी पेशेंट्स में प्रोटीन यूरिया की मात्रा को कम करने का भी कौन सा ड्रग अच्छा है, SGLT2 इनहिबिटर्स जो है ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं उन पेशेंट्स के अंदर भी। तो अब मान लीजिए कि मेरे पास एक डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटीज का पेशेंट है, तो डायबिटीज के पेशेंट में ज्यादातर बार इश्यूज क्या आते हैं? डायबिटीज के पेशेंट में इशू नंबर 1 क्या होता है हमारा कि शक्कर को कंट्रोल करना है, वो मैंने कंट्रोल कर लिया इस दवाई से। डायबिटिक पेशेंट्स ज़्यादातर बार MI होने की वजह से हार्ट फेलियर में लैंड अप कर जाते हैं। कितने ही पेशेंट्स होते हैं जिनका आप हार्ट फेलियर में लैंड अप कर गए, सांस भरी, सीने में दर्द हुआ, MI आया, उनका हॉस्पिटल में ब्लड शुगर चेक किया तो 300-400 की शुगर निकलती है। तो ऐसे पेशेंट्स जो आपके हार्ट फेलियर में हैं उनको अगर ड्रग चालू करना है तो आपको डापाग्लिफ्लोजिन या एम्पाग्लिफ्लोजिन चूज करना है। तीसरे पेशेंट डायबिटीज लंबे समय से चल के किडनी हमारी डैमेज हो जाती है और किडनी की वजह से वॉल्यूम ओवरलोड हो जाता है, जो अपन ने बात करी, सोडियम और वाटर बढ़ जाता है और प्रोटीन्स निकलना चालू हो जाते हैं। तो वॉल्यूम ओवरलोड को भी ये इसने टारगेट किया है SGLT2 ने, और प्रोटीन्स को भी टारगेट किया है। तो 3 चीजें तो इंडिकेशन होगा डायबिटीज के मैनेजमेंट में, हार्ट फेलियर विथ डायबिटीज या विदाउट डायबिटीज दोनों के मैनेजमेंट में हमारे SGLT2 इनहिबिटर्स काम में आएंगे। CKD क्रॉनिक किडनी डिसीज होने पर या क्रॉनिक किडनी डिसीज के प्रोग्रेशन को रोकने के लिए हमारे SGLT2 इनहिबिटर्स काम में आएंगे। और किसी भी कंडीशन जिसमें प्रोटीन यूरिया हो रहा है और प्रोटीन्स ट्यूबुलोटॉक्सिक होते हैं, टिब्यूल्स को खराब कर देते हैं, उसको बचाना है तो हमारे SGLT2 इनहिबिटर्स काम में आते हैं। तो ये इनके इंडिकेशंस हो गए हैं कि कहाँ मुझे देना है, क्यों देना है, कैसे देना है, ये अपन ने बात कर ली है। अब इसके अपन डोज की बात करते हैं कि क्या डोजेज जो हैं ऐड कर। जो मार्केट में अवेलेबल है मेरे पास। तो डापा की जो गोली आती है वो मेरी 5 mg का स्टार्टिंग डोज होता है, जिसको वंस डेली देना रहता है, 1 OD देते हैं अपन इसको, या फिर 10 mg वंस डेली के डोज में आता है। अपन ने ये पढ़ा है कि डापाग्लिफ्लोजिन वेट लॉस भी कराता है। अपन ने देखा कि सोडियम और वाटर दोनों को कंट्रोल करा देता है। तो कई बार डायबिटीज में मेटफॉर्मिन के साथ में डायरेक्टली कॉम्बिनेशंस आते हैं डापा के, कि डापाग्लिन M करके गोलियां आती हैं जो डायरेक्टली आपका मेटफॉर्मिन प्लस डापाग्लिफ्लोजिन का कॉम्बिनेशन, एक गोली 24 घंटे की आपने दी पेशेंट को और वो पूरे दिन भर में अपनी शक्कर पेशाब के रास्ते निकालता रहता है और शुगर कंट्रोल हो जाती है। अपन ने DPP4 इनहिबिटर्स भी पढ़े थे कि मेटफॉर्मिन प्लस डापा
प्लस विल्डाग्लिप्टिन भी आता है और सीटाग्लिप्टिन भी आता है किसी पेशेंट को इससे कंट्रोल में नहीं हो रहा है तो ये कॉम्बिनेशन में भी आती है। तो डापाग्लिफ्लोजिन आप अकेले भी दे सकते हैं 5 mg या 10 mg के डोज में। कॉम्बिनेशन की गोलियां मेटफॉर्मिन और डापाग्लिफ्लोजिन की भी आती हैं, और मेटफॉर्मिन डापाग्लिफ्लोजिन सीटाग्लिप्टिन के साथ में कॉम्बिनेशन या विल्डाग्लिप्टिन के साथ का कॉम्बिनेशन ये अपने मार्केट में अवेलेबल है। तो अपन डायरेक्टली पेशेंट्स को फर्स्ट ड्रग ये वाला चालू कर सकते हैं, जिसका वजन कम करना है, जिसको वॉल्यूम ओवरलोड कंडीशन करना है, उसकी किडनी को बचाना है मुझे, और शुगर्स भी कंट्रोल करनी है। तो डापा फर्स्ट लाइन ड्रग होना चाहिए आपके पर्चे पे आजकल के जो भी नया चीज़ है। अब अपन इसी को ही कंपेयर कर लेते हैं वर्सेस अपना ग्लिमेप्राइड जो अभी तक आप ड्रग यूज करते थे। क्या ग्लिमेप्राइड आपका वेट लॉस करवाएगा? नहीं, हाँ या गेन नहीं? करवाएगा। नहीं करवाएगा। आपका प्रोटीन यूरिया में हेल्प करवाएगा रोकने में? नहीं करेगा, खाली इंसुलिन निकाल रहा सिर्फ इंसुलिन निकाल रहा है। क्या वो आपके हार्ट फेलियर में या फिर सीकेडी, ये जो वॉल्यूम ओवरलोड की कंडीशन है, इसमें काम करेगा क्या? है। नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो ना आपके हार्ट फेलियर में, ना सीकेडी में, ना प्रोटीन यूरिया में, ना वेट लॉस में कहीं पे काम नहीं कर रहा। तो आप इतने खुद ही समझदार हैं कि कौन सा सुपीरियर ड्रग आ गया है मार्केट के अंदर जो कि शक्कर भी कम कर रहा है, साथ में डायबिटीज से होने वाले जो कॉम्प्लिकेशन शरीर में बन रहे होंगे पेशेंट को, उनको भी केवल एक दवा देने से अपना कंट्रोल हो गया। तो कहने को अपनी मार्केट रेट ग्लिमेप्राइड का कम है, पर ये जो ग्लिमेप्राइड है इसकी कीमत, जिंदगी की कीमत बहुत ज्यादा है इसकी। जबकि डापाग्लिफ्लोजिन की जेब पे थोड़ी सी कीमत ज्यादा रहती है, पर इसकी जिंदगी की जो कीमत है वो बहुत कम है। तो क्या मूल्यवान ज्यादा है, आप उसको भी अगर पेशेंट को सही से काउंसिल करेंगे तो ये आजकल के अच्छे ड्रग्स को आप और बेहतर तरीके से यूज करके अपने पर्चों पे लिख के पेशेंट्स की एक्चुअली जीवन में कुछ बदलाव ला सकते हैं। वापस से अपन एक और चलेंगे, डापा के साथ में एम्पाग्लिफ्लोजिन भी होता है। एम्पाग्लिफ्लोजिन और डापा में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, पर एम्पा वर्सेस डापा, इन दोनों की अगर लड़ाई करवाएं अपन, तो एम्पा में क्या खास बात है? ये भी वजन कम कर रहा है, ये भी प्रोटीन यूरिया कम कर रहा है, ये भी हमारा क्या कहते हैं थोड़ा बहुत वॉल्यूम ओवरलोड कंडीशंस में भी काम कर जाता है। पर ये मेनली जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज के अंदर जो डिसलिपिडीमिया होता है, जो कोएगुलोपैथी होती है, उसको कंट्रोल करने में थोड़ा बहुत एंटी प्लेटलेट इफेक्ट, खून पतला करने का इफेक्ट जो होता है वो एम्पा में ज़्यादा होता है। तो अब मेरे पास एक डायबिटिक पेशेंट है जिसको हार्ट अटैक आया, एमआई आया, और एमआई के बाद में एक पेशेंट को लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन हो गया और हार्ट फेलियर में है, और एक पेशेंट जिसको लेफ्ट वेंट्रिकल फंक्शन अच्छे हैं और वो हार्ट फेलियर में नहीं है। तो इन दोनों पेशेंट्स के अंदर में मैं कौन सा ड्रग चूज करूंगा? क्योंकि मुझे पता है कि एम्पाग्लिफ्लोजिन कोरोनरी आर्टरी डिसीज के अंदर ज़्यादा अच्छा है, तो मैं जिसका एलवी फंक्शन अच्छा है और हार्ट फेलियर में नहीं है उसको मैं एम्पा दे दूंगा। पर जिसका एलवी ऑलरेडी डिसफंक्शन है, हार्ट फेलियर है, सोडियम वाटर रिटेंशन ज़्यादा है, तो इस पेशेंट में मैं डापा दे दूंगा। सीधी बात हो गई। ये बात मुझे भी समझ में नहीं आई, फिर से बताओ। देखो, दो तरीके हैं हार्ट की जो अपनी बीमारी होती है। हार्ट के अंदर एक होता है हार्ट के पंपिंग फंक्शन, अगर वो खराब हो जाए तो हार्ट फेल हो जाता है या एलवी किसी तरीके से डिसफंक्शन हो गया। और एक होता है कि हार्ट फेल नहीं हुआ है, हार्ट अच्छा काम कर रहा है मेरा, और एलवी फंक्शंस पेशेंट के अच्छे हैं, पर अंडरलाइंग सिर्फ कोरोनरी आर्टरी में डिसीज है, मेरी नलियां किसी भी वजह से थोड़ी चोक है। तो एक ऐसा ड्रग जो नलियों के चोक पे अच्छा काम कर रहा है वो है एम्पा, हाँ। और जो एक हार्ट फेल होने के कारण वॉल्यूम ओवरलोड हो रहा है पेशेंट को, उस पे ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, वो हो गया है डापा। ओके। तो जिसको एलवी डिसफंक्शन है, आप एलवी डिसफंक्शन के लिए डापा दे रहे हैं, डापा दे रहे और हैं, जिसको कोरोनरी आर्टरी है उसके लिए हम उसके उसे लिए एम्पा अपन दे रहे एम्पा हैं। दे रहे हैं। तो हमारा चॉइस कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज, तो अपन इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एम्पा, तो ड्रग ऑफ चॉइस हमारी अच्छी हो गई कोरोनरी आर्टरी डिसीज विथ डायबिटीज में।
और डापा जो हो गई है हमारी, वो हो गई है हार्ट फेलियर विथ डायबिटीज में। ये बेटर ड्रग है आप, ठीक, अब समझ गया। ये और एकदम इजी, एकदम ठीक है। ठीक है। अब अपन ने इफेक्ट्स तो पढ़ लिए, कहाँ यूज करना है ये भी पढ़ लिया। अब इसके साइड इफेक्ट की बात हो गई। साइड इफेक्ट आप खुद ही सोचिए कि कोई भी पेशेंट ये तीन चीजें निकाल रहा है कंटिन्यू शरीर से, सोडियम निकाल रहा है, पानी निकाल रहा है, और शक्कर निकाल रहा है पेशाब के रास्ते। तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं? पहला, इन दोनों की, हाइपोनेट्रीमिया होगा, डिहाइड्रेशन होगा, हाँ बिल्कुल, तो ग्लाइकोस्यूरिया हो रहा है तो यूटीआई हो जाएंगे। बिल्कुल, तो हाइपोनेट्रीमिया, जैसा सर ने बोला कि हाइपोनेट्रीमिया होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और हाइपोनेट्रीमिया डिहाइड्रेशन की वजह से क्या प्रेसिपिटेट हो सकता है? कीटोसिस हम्म। प्रेसिपिटेट हो सकता है। तो कीटोसिस एक कॉम्प्लिकेशन हो गया। शुगर हमारा बैक्टीरिया और फंगस को अट्रैक्ट करेगा, बैक्टीरिया को भी और फंगस को भी। तो बहुत ज़्यादा यूटीआई और यूरोसेप्सिस जो होता है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है डापा। तो अपन को उन लोगों में ये वाले ड्रग्स नहीं देने हैं। तो मेन अगर आपको तीन कोई साइड इफेक्ट्स याद रखने हैं, ये हाइपोनेट्रीमिया करा सकता है, डिहाइड्रेशन या कीटोसिस करा सकता है, सोडियम और वाटर निकालने की वजह से कोई पेशेंट जिनका ब्लड प्रेशर 90/60 रह रहा है या बॉर्डर लाइन बीपी रह रहा है, उनको देंगे तो वो हाइपोटेंसिव हो जाएंगे। तो उन लोगों में नहीं देना है अपन को। और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस का खासा ध्यान रखना है कि बैक्टीरियल यूटीआई या फंगल यूटीआई तो नहीं होना है। अब डापा के साथ मुझे पता है कि इतना कॉमन है फंगल यूटीआई, तो जो एक कॉमन रेजीम है जो फिजिशियंस बहुत यूज करते हैं, वो क्या करते हैं कि जब भी डापा या एम्पा देना रहता है तो वो एक यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी की जांच करा लेते हैं बेस लाइन पे। तो बेस लाइन पे वो क्या क्या चीजें देखते हैं कि भैया इसका प्रोटीन यूरिया पहले कितना है, 2+ था या 3+ था, ये देख लिया। वो ये देख लेते हैं कि कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है कि नहीं है पेशेंट के अंदर, या फंगस प्रेजेंट है कि नहीं है अंदर, या फिर पस सेल्स प्रेजेंट है कि नहीं है। ये चीजें वो देख लेता है। अगर पस सेल्स प्रेजेंट है और आपने ये दवाई चालू कर दी तो पेशेंट को ऑलरेडी बैक्टीरियल यूटीआई था पेशेंट को, और आपने और बढ़ावा दे दिया, तो ऐसे पेशेंट्स में कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या हो गया कि जिनको ऑलरेडी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो चुका है उनको देने में आपने पाप कर दिया और यूटीआई बढ़ा दिया, यूरोसेप्सिस कर दिया। किसी को भी फंगल इन्फेक्शन था, वो आपको बार बार कंप्लेन कर रहा है कि सर मेरे को पेरिनियल एरिया के अंदर खुजाल चलती है बहुत ज़्यादा, महिलाएं बताएंगी कि मुझे सफ़ेद पानी निकलता है, या ऑलरेडी कैंडिडा का इन्फेक्शन है, और आपने उन लोगों में दे दिया तो आपने पाप कर दिया। तो ऐसे पेशेंट्स में ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो गया। कोई डायबिटिक कीटोसिस का पेशेंट आया, आपने दिमाग में सोचा कि यार सर ने तो बोला है कि 600-700 शुगर है, और इसको अगर मैंने डापा की गोली दी तो 180 से जितनी भी ऊपर की शक्कर होगी ये पूरी मुद्द देगा, और इसकी देखो एक ही गोली में कंट्रोल कर दूंगा मैं। ऐसा नहीं, वो कीटोसिस को और डिहाइड्रेशन को और बढ़ा देगा और आपका पेशेंट सर्टिफाई हो जाएगा, आप अपना पेशेंट खो देंगे। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो गया। तो जब भी किसी पेशेंट का कराओ, डापाग्लिफ्लोजिन या एम्पाग्लिफ्लोजिन चालू करवाओ, तो हमेशा एक बैक्टीरियल यूटीआई और फंगल को आप पहले देख लो कि उसके यूरिन आरएम में ये नहीं है। और मैं क्या करता हूँ पर्सनली, या ज़्यादातर जो एंडोक्राइनोलॉजी पूरी सोसाइटी है, जो बड़े अपने डायबिटोलॉजिस्ट हैं, वो क्या करते हैं, डापाग्लिफ्लोजिन शुरू करने से पहले एक अपना फ्लूकोनाजोल का डोज दे देते हैं। फ्लूकोनाजोल का एक डोज 150 mg का डे 1 पे दे देते हैं और डे 7 पे दे देते हैं, एक हफ्ते बाद में। तो अगर कोई पहले इन्फेक्शन हो रहा होगा उसको वो फंगल इन्फेक्शन को खत्म कर देते हैं, जो मेरी रिपोर्ट के अंदर नहीं आया, प्रोफाइलेक्टिकली। और डे 7 पे कि अगर दवा शुरू करने के बाद में कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन इनिशियली पहले वाले डोज से बच गया हो तो इससे पूरा खत्म हो जाएगा, तो पेशेंट को फंगल सेप्सिस नहीं होगा। तो हम डापाग्लिफ्लोजिन और एम्पाग्लिफ्लोजिन चालू करने से पहले दो चीजें करना है, पेशेंट का यूरिन आरएम करा के रूल आउट करना है कि बैक्टीरिया फंगस तो नहीं है उसके पेशाब के रास्ते में। दूसरा, एक फ्लूकोनाजोल की गोली डे 1 पे और एक डे 7 पे देके उसकी पूरी तरीके से जो छोटे मोटे फंगल इन्फेक्शन हो रहे होंगे उसको मिटा दो, तो पेशेंट आपका फंगल सेप्सिस में नहीं जाएगा पेशेंट।
तो ये कुछ बातें ध्यान रखने की हैं। हमारे SGLT2 इनहिबिटर्स में अपन ने ये देख लिया कि ये पुराने ड्रग्स से क्यों बेहतर हैं, किस तरीके से बेहतर हैं, क्योंकि ये ड्रग सिर्फ डायबिटीज को ही टारगेट नहीं कर रहे हैं, ये डायबिटीज के होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को टारगेट कर रहे हैं। इन ड्रग्स को कैसे यूज करना है, सिलेक्शन ऑफ पेशेंट कौन सा होना चाहिए, डायबिटीज विथ हार्ट फेलियर है तो क्या देना है, डायबिटीज विथ CKD है तो क्या करना है, डायबिटीज में मुझे वेट लॉस करना है क्या करना है, डायबिटीज विथ प्रोटीनूरिया है तो क्या करना है, और इन दवाइयों को देने से पहले एक यूरिन RM की जांच और एक फ्लूकोनाजोल का एक सिंगल डोज डे 1 पे और डे 7 पे आपको देके आपको ये दवाइयाँ स्टार्ट करनी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई टापाग्लिफ्लोज़िन। तो इस तरह से हमने इस 20 एक मिनट के लेक्चर में सीखा कि जो नई दवाइयाँ हैं, डापाग्लिफ्लोज़िन, एम्पाग्लिफ्लोज़िन, SGLT2 इनहिबिटर्स, ये कैसे काम करते हैं। हमने थ्योरी में बहुत सारा पढ़ा है कि ये करता है, पर रियल लाइफ प्रैक्टिकल चीज़ें कि कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ देना है, कहाँ नहीं देना है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा और पढ़ना हो, तो मेरा एक डायबिटीज़ का कोर्स है, जिसमें कि मैंने और डॉक्टर ऐश्वर्य ने मिलके डायबिटीज़ को बहुत डिटेल में इसी तरह रियल लाइफ प्रैक्टिकल केस सिनेरियोज में समझाया है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप चाहें तो एक बार जाकर कोर्स को देख सकते हैं, सिलेबस देख सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं।